Okay, right, next question now. Right done. देखिए calculate the amount of SeO3 2 minus in a solution on the basis of following data. What is given to you? 20 ml of m by 60 solution. 20 ml of m by 60 solution of potassium bromate KBRO3. Potassium bromate KBRO3 was added to a definite volume of SeO3 2 minus solution. Definite volume of SeO3 2 minus solution. Full stop. The bromine was removed by boiling. Full stop. Bromine removed by boiling, and excess KBRO3 was back titrated with 5.1 ml of m by 25 solution of sodium arsenate Na2ASO2 sodium arsenate NaASO2. Full stop. The reactions are given below. आपको इस क्वेश्चन में रिएक्शंस दी हुई हैं. पहला रिएक्शन क्या है? SeO3 2 minus plus BrO3 minus plus hydrogen plus ions giving SeO4 2 minus plus Br minus plus H2O. फर्स्ट में आपको Br2 दिया, Br2 plus H2O. पहला रिएक्शन दिया. सेकंड आपको रिएक्शन इसमें दिया है BrO3 minus plus AsO2 minus plus water give Br minus plus AsO4 3 minus plus hydrogen plus ions. Give Br minus plus AsO4 3 minus plus hydrogen plus ions. आपको रिएक्शन दिया है, मैं रिएक्शन पढ़ रहा हूँ, फिर से क्वेश्चन लीजिए. SeO3 2 minus plus BrO3 minus plus H plus ions give SeO4 2 minus plus Br2 plus water. यहाँ पे क्या सेकंड रिएक्शन BrO3 minus plus AsO2 minus plus H2O give Br minus plus AsO4 3 minus plus hydrogen plus ions. आपको दो रिएक्शंस यहाँ पे दिए क्वेश्चन में इन्होंने. थिंक ऑन दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड देन सॉल्व. ओके, तो आप इस क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लीजिए पूरा सोच के ध्यान से, देन वी सी सॉल्यूशन. नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इफ यू टेक वन अप्रोच, हम क्या करेंगे अप्रोच में? फ्रॉम द बैक टाइट्रेशन क्वेश्चन वी हैव डिस्कस क्वेश्चन टिल नाउ. अच्छा, आपको ऐसे क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन है, यू हैव गिवन द एटॉमिक मास ऑफ Fe. देखो पहले क्वेश्चन दैट इज गिवन टू 78.4. दैट्स गिवन टू Fe have atomic mass 78.4 in the question will be given to you, या जो भी आपको मिले क्वेश्चन में. Now to solve this question we have done the approach of back titration theory. आपको पढ़ाया था मैंने. अगर उस थ्योरी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SeO3 2 minus is equal to gram equivalent of BrO3 minus taken minus gram equivalent of AsO2 minus.
ठीक है। अब इसमें क्या लगाएंगे, आंसर देखिए, इसका वेट W बाई मोलर वेट आप निकाल सकते हैं। इसका कितना है फैक्टर यहाँ पर 2, आप चेक कर लीजिए, इसका फैक्टर 5 हो गया, प्लस 5 से 0 जा रहा है, इसका 2 फैक्टर है। एंड फॉर दिस कंपाउंड द फैक्टर वैल्यू आर्सेनिक का स्टेट +3 है, यहाँ +5 है, 2 फैक्टर हुआ। तो व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BrO3 माइनस, आपका मोलरिटी दिया है इसका m/60, वॉल्यूम m/16 1/60, एन फैक्टर कितना इसका है 5, वॉल्यूम दिया 20 ml, माइनस फॉर आर्सेनाइड मोलरिटी इसका 1/25, इसका फैक्टर 2 है, इनटू वॉल्यूम 5.1 मिलीलीटर, 5.1 ml मींस 1000 कर दीजिए। फ्रॉम हियर यू कैन सॉल्व टू गेट द आंसर। लगता है परफेक्ट अप्रोच है, ठीक है, बट दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। आपने सॉल्व किया, लगता है परफेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका ओल्ड क्वेश्चन है जेई का, लगता है कि आपने परफेक्ट किया, आपने अप्रोच लगाई थी, वैसे आपने अप्रोच लगाई इस क्वेश्चन में भी है, बट आपका ये आंसर करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, गलती कहां पे हो गया, इसमें गलती कहां पर है, ये देखिए इसमें, लेट अस राइट द फैक्टर वैल्यू फॉर द कंपाउंड्स इन सेकंड रिएक्शन फॉर BrO3 माइनस, मैंने जिसका फैक्टर लिखा नहीं है, इन सेकंड रिएक्शन फॉर BrO3 माइनस व्हाट इज द फैक्टर वैल्यू, इसमें स्टेट +5 है या -1 है, इसका फैक्टर 6 है। गलती यहां पे हुई नो से, क्या गलती हुई है कि एक कंपाउंड है BrO3 माइनस, आपका 2 रिएक्शन यूज हो रहा है, एक में इसका फैक्टर 5 है और सेकंड रिएक्शन में इसका फैक्टर कितना है 6 है। हमारे पास क्या होता है, टू अप्लाई इक्विवेलेंट कांसेप्ट, हम क्या बोलते हैं कि सेम कंपाउंड का एन फैक्टर वैल्यू सेम होना चाहिए अगर वो इन्वॉल्व है एक से ज्यादा रिएक्शंस में। तो BrO3 डेरिवेटिव का यूज है 2 रिएक्शंस में इसका यूज कर रहे हैं, एक रिएक्शन में इसका फैक्टर 5 है और सेकंड रिएक्शन में इसका फैक्टर 6 है, दोनों रिएक्शन में इसका फैक्टर सेम नहीं है। तो ऐसे प्रश्न क्या होता है, वी कैन नॉट अप्लाई इक्विवेलेंट कांसेप्ट बाय दिस मेथड, वी कैन नॉट अप्लाई इक्विवेलेंट कांसेप्ट बाय दिस मेथड। देन हाउ दिस क्वेश्चन वी कैन सॉल्व, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ बाय 2 मेथड्स, आइदर मोल मेथड और इक्विवेलेंट बट पार्शियल हेल्प ऑफ द इक्विवेलेंट कांसेप्ट। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग मोल कांसेप्ट, हमारा एम क्या है, आपको रिक्वायर्ड है बैलेंस रिएक्शन, ठीक है ना, कि ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्टली इक्विवेलेंट को नहीं लगा पाएंगे पूरा, क्योंकि एक रिएक्शन में फैक्टर डिफरेंट है, एक में इसका फैक्टर कुछ और आ गया। अगर सेम कंपाउंड आपका इन्वॉल्व होगा 2 रिएक्शंस में और उसका फैक्टर डिफरेंट है 2 रिएक्शंस में, इन सच केस वी कैन नॉट अप्लाई इक्विवेलेंट कांसेप्ट, यू कैन नॉट अप्लाई इक्विवेलेंट कांसेप्ट। तो हम क्या करते हैं, मतलब दोनों में इकट्ठे नहीं ला पाएंगे, यू कैन अप्लाई वन रिएक्शन। अभी भी आपका एक रिएक्शन सेम है कि इन सिंगल रिएक्शन इसके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, इसके बराबर होंगे, और इसके ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर होंगे, अभी भी ट्रू है, बट इन दोनों को क्रॉस में हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास अप्रोच क्या है, नंबर 1 मोल मेथड। तो बैलेंस कर लो, रेशियो ऑफ मोल्स एंड फैक्टर विल बी इनवर्स, तो 5 मोल्स टू 5 सल्फर सेलेनियम 2 ब्रोमीन, बैलेंस है। बैलेंस चार्ज कितना का चार्ज है -10 और कितना है -2, -12 हो गया, यहां कितना है -10, तो चार्ज का बैलेंस 2H प्लस साइन से -12 -10 बैलेंस चार्ज बराबर हो गया, इसमें वाटर बैलेंस हो गया। अब इसमें कितना फैक्टर होगा, रेशियो लेंगे 1:2 3:1, तो 1:3 रेशियो ओनली, तो 1:3 मींस 1 पे 3 आ गया। Br बैलेंस है 3 आर्सेनिक, फॉर चार्ज बैलेंसिंग कितना चार्ज आता है यहाँ पे 3 3 9 -9 -10 हो गया, यहाँ कितना है -3 है, सॉरी -4 है, तो 6H प्लस देन 3H2।
they become balanced reactions. They become balanced reactions. From balanced reaction you can solve this question. कैसे? कितने मोल्स आपके कंज्यूम होंगे सेकंड रिएक्शन में, आप वो निकाल पाएंगे. फिर कितने मोल्स कंज्यूम होंगे फर्स्ट रिएक्शन में, वो निकाल पाएगा बचा हुआ. फिर इसका हम मोल्स निकाल के वेट निकाल लेंगे इसका. ठीक है? Okay, I'll explain to you. To solve this question by mole method, हम देखते हैं सेकंड रिएक्शन को. इन सेकंड रिएक्शन क्या दिया है? इन सेकंड रिएक्शन मोल्स ऑफ AsO2 नेगेटिव कितना होगा? 3 टाइम्स द मोल्स ऑफ BrO3 माइनस. लेट अस सेकंड सेकंड रिएक्शन, इसके मोल्स कंज्यूम होते हैं A मोल्स, इसका 3, तो कितना मोल्स इसका होगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी 125, वॉल्यूम 5.1 ml टेकन लीटर्स. तो यहां पे क्या निकल जाएगा? A का वैल्यू. यहां पे हमारा A का वैल्यू आ गया. तो A आपका आने के बाद क्या होता है? देन इन फर्स्ट रिएक्शन मोल्स ऑफ BrO3 नेगेटिव आयन यूज कितना होगा? इनिशियल मोल्स कितना है? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम माइनस A. ये हमारे इनिशियल मोल्स थे किसके? BrO3 नेगेटिव के, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर्स. और आपका A मोल्स कंज्यूम होगा आपका सेकंड रिएक्शन में, तो जो मोल बचे रहेंगे वो कंज्यूम होंगे आपके फर्स्ट रिएक्शन में. लेट्स से इट इज B. आपका B आ गया. फिर क्या करना इसको यहां पे? B के बाद अब रिएक्शन बैलेंस है, तो दोनों में क्या रेशियो है कि 5 मोल्स ऑफ AsCO3 माइनस रिक्वायर्ड 2 मोल्स. 5 मोल्स ऑफ AsCO3 2 नेगेटिव require how many moles of BrO3 minus 2 moles. Then इसको उल्टा लिख लेते हैं, B moles, sorry, direct reverse. B moles of BrO3 negative ion require how many moles of AsCO3 2 minus 5 moles. Sorry, balance reaction देखो 2 moles. Then B moles equal how many moles? 5/2 moles. 5/2 into B moles. अब हमारे पास क्या दिया? B का वैल्यू पता आपको है, B का वैल्यू पता है, तो व्हाट इज मोल्स ऑफ AsCO3 2 माइनस कितना हो गया? 5/2 into B is equal to weight upon molar weight. आपको A पता है, आपको A पता है, तो आपको B पता है. B पता है तो क्या पता होगा आपको? वेट ऑफ AsCO3 2 माइनस. तो दैट इज वन अप्रोच. आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें आंसर आपका आना चाहिए और सॉल्विंग 0.084 ग्राम. योर आंसर विल बी कमिंग 0.084 ग्राम. आंसर. इट्स वन अप्रोच. मोल मेथड से, ठीक है ना. नाउ आई होप इट इज क्लियर आल्सो कि कितने मोल्स पर कंज्यूम होंगे उसके अकॉर्डिंग निकाल पाएंगे. पहले निकाला कितने मोल्स आपके रिकॉर्ड हो सेकंड रिएक्शन में, फिर जितने मोल्स बचेंगे आपके कंज्यूम होंगे फर्स्ट रिएक्शन में. वंस वी नो द मोल्स ऑफ BrO3 नेगेटिव इन फर्स्ट रिएक्शन B, we will know the moles of AsCO3 2 minus. क्या रेशियो है? फॉर 1 मोल we need 5/2 मोल्स. तो आप B इसके कितना है? 5/2 मोल्स ऑफ AsCO3 minus is equal to weight upon molar weight. From the molar weight is known, weight निकाल पाएंगे. B पता है आपको, सॉल्व करने से B निकल जाएगा इसमें. ओके. Now solving this question by equivalent method. अब उसमें क्या होता है कि आपको इक्विवेलेंट मेथड में दोनों इक्वेशन में सेपरेटली आपको इक्विवेलेंट अप्लाई करना पड़ेगा कंसेप्ट को है. तो लेट अस से फर्स्ट सेकंड रिएक्शन. इन सेकंड रिएक्शन क्या बोलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AsO2 माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
BrO3 माइनस, तो कितना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AsO2 माइनस। सपोज मैंने इसका मोल्स मांग लिया, इसमें मोल्स का पहले चाहिए थोड़ा सा। इन फर्स्ट रिएक्शन अपने मोल्स दिया हमने सपोज A, मोल्स इनटू एन फैक्टर कितना इसका है 6, कितना इसका ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा, नॉर्मेलिटी 1/25, एन फैक्टर वैल्यू 2 इनटू वॉल्यूम 5.1 मिलीलीटर बाई 1000। अगर आप देखते हैं प्रीवियस केस को, यहां पर आपका ए का वैल्यू सेम आएगा लाइक प्रीवियस केस, मोल्स कंज्यूम ऑफ BrO3 नेगेटिव इन सेकंड रिएक्शन। आपको मोल्स का हेल्प थोड़ा लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एन फैक्टर डिफरेंट है दोनों रिएक्शन में। बट एट ए टाइम कैन अप्लाई इन वन रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BrO3 माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AsO2 माइनस। नाउ कमिंग बैक, then in first reaction what is moles of BrO3 negative used, कितना होगा, initial mole taken, molarity into volume, molarity अब कितना 1/60, 20/1000 minus A, ये total moles हैं। या तो moles of BrO3 negative ion used in first reaction, तो how many moles are used in second reaction, B। अब in first reaction applying equivalent concept, gram equivalent of AcO3 2 minus is equal to gram equivalent of BrO3 minus। इसका weight W, molar weight आप निकाल लेंगे into n फैक्टर प्लस में था 2, और BrO3 नेगेटिव कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स B into n फैक्टर वैल्यू 5 into n फैक्टर वैल्यू 5। तो B बताया आपको कितना मोल्स आएगा, 5/2 into B, we will discuss already in mole also। ऐसे क्वेश्चन अगर कभी मिलता है आपको है जिसमें दो इक्वेशन सेपरेट हैं, जिनमें एक कंपाउंड का n फैक्टर एक में रिएक्शन में कुछ और है और सेकंड में कुछ और है, इन सच क्वेश्चंस यू कैन नॉट अप्लाई स्ट्रेट अवे इक्विवेलेंट कंसेप्ट। आपको ऐसे क्वेश्चन में पार्शियली मोल कंसेप्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। आप सेपरेट निकाल लीजिए एक में कितने मोल्स कंज्यूम होते हैं, देखिए एट ए टाइम एक सिंगल रिएक्शन में इक्विवेलेंट आपके सेम होते हैं, बट दो रिएक्शन डिफरेंट होंगे जिनमें एक कंपाउंड यूज हो रहा है, एक में फैक्टर कुछ है, एक में कुछ और फैक्टर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में इक्विवेलेंट लगाना मुश्किल होता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब सब पॉइंट को ध्यान रखिए इसको क्वेश्चन करने के लिए। ओके ओके, सो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। You get 10 gram of a sample of 10 gram of a sample of ferrous 10 gram of a sample of ferrous oxalate FeC2O4, ferrous oxalate containing inert impurities required 200 ml of 0.12 molar potassium permanganate, 200 ml of 0.12 molar potassium permanganate solution in acidic medium, 200 ml of 0.12 molar potassium permanganate solution in acidic medium for complete oxidation, full stop। The resulting solution and the gas, if any produced is then treated with excess of 2.8 molar NaOH solution, excess of 2.8 molar NaOH solution and ferric hydroxide FeOH whole thrice, ferric hydroxide so precipitated are removed by filtration,
and ferric hydroxide FeOH whole thrice. So precipitated are removed by filtration. Full stop. The filtrate after removal of all ferric ions, required 200 ml of 0.6 normal, HCl solution in the presence of phenolphthalein indicator, to reach the endpoint. Full stop. What volume of NaOH was used and what is percentage purity of the sample? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है, बट डोंट वरी, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, try yourself, then see solution. Now to solve this question, information is given in several parts. One part of information आपको क्या दिया इस क्वेश्चन में? पहला पार्ट क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन आपका होगा फेरस ऑक्जेलेट का विद पोटेशियम परमैंगनेट, और सेकंड पार्ट क्या है? प्रेसिपिटेशन ऑफ फेरिक आयंस का, और क्या है? डबल टाइट्रेशन का एक पार्ट है क्वेश्चन में, इट हैव विद मोर इंफॉर्मेशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दो पार्ट में। पहला पार्ट है सैंपल का परसेंटेज प्योरिटी, बिकॉज वो आपका एक अलग पार्ट है। फिर उससे हमारा क्या लिंक होगा? फेरिक आयंस खाली और गैस। देखिए रिएक्शन क्या होगा, पहले रिएक्शन ऑफ फेरस ऑक्जेलेट विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम क्या देगा? फेरिक आयंस, CO2 गैस प्लस 2CO2 प्लस मैंगनीज +2, लिखा ना एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट विल कन्वर्ट टू मैंगनीज +2 स्टेट। तो आप उस रिएक्शन यूज कर लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए इसमें कितना स्केल फैक्टर है? 5। कितना स्केल फैक्टर है इसमें? 3। कैसे? आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑलरेडी। आयरन इज +2 to +3 स्टेट, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन इज +3 to कार्बन +4 स्टेट पर एटम, lose 1 electron, 2 atom carbon lose 2 electrons. So total loss from carbon to iron 1, loss of 3 electrons and factor 3. अब इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे? देखिए पहला पार्ट देखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्जेलेट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस ऑक्जेलेट equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। इसका वेट W, व्हाट इज मोलर वेट? आयरन इज 56 प्लस ऑक्जेलेट 88, 144 is molar weight. Effectiveness of 3. What is gram equivalent of KMnO4? Molarity 0.12 and factor 5 into volume in liters, 200 ml by 1000 कर दो इसमें आगे। तो क्या आपका सॉल्व करने पे? ठीक है ना? तो कितना पाएगा W सॉल्व करने के बाद यहाँ पर I'm solving this weight coming how much? आपका ये आ जाएगा इसमें सॉल्व करने के बाद 10 into 12, W will come on solving 5.76 ग्राम। अब चेक कर लीजिए।
12 कितना पहले 12 8 जा 96 12 4 जा 48 plus 9 57 means 5.76 ग्राम। आपका ये वेट आएगा इसका निकालने पर। You can solve this weight. At the weight taken of ferrous oxalate, so what is percentage purity? Weight upon sample weight 10 gram into 100, 57.6%. It is our one answer. At the sample have percentage purity, it is our one part, one answer of this question. Okay, from this one answer, this will help you to find the moles of ferric ions. अब क्या है कि अगला पार्ट में रिएक्शन होगा NaOH से, तो लेट अस फाइंड द मोल्स कि कितना मोल्स आएगा इसका। व्हाट इज मोल्स, देखिए ऑफ फेरस ऑक्सलेट FeC2O4 कितना आएगा, वेट 5.76 डिवाइडेड बाय 144 कितना आएगा 0.04। अब चेक कर लीजिए, मोल्स आएगा 0.04। इसका हेल्प लेंगे हम किसको निकालेंगे, टू फाइंड द मोल्स ऑफ फेरिक आयंस बिकॉज़ दे विल कंज्यूम NaOH एंड रिमूव इन फिल्ट्रेशन एंड मोल ऑफ CO2 गैस। तो ऑन सॉल्विंग हमने कितना मोल्स निकाला इसका 0.04 मोल्स। देखिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरिक आयंस 0.04 मोल्स। हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 2 into 0.04 दैट्स 0.08 मोल्स। ये आपका जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर है मोल्स ऑफ फेरिक आयंस का एंड मोल्स ऑफ CO2 गैस का, हमें रिक्वायर्ड होगा सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। यहाँ पर हमने निकाला प्योर वेट कितना आएगा 5.76 ग्राम लिखा ना। सैंपल कंटेन इनर्ट इम्प्योरिटीज, इनर्ट मींस विल नॉट बी रिएक्टिंग, तो उसको हमने अलग कर दिया। प्योर वेट निकाल लिया पहले आपका। From pure weight we can get percentage purity of the sample. It's your one answer. After percentage purity calculation, हमें यहाँ थोड़ा मोल का हेल्प लेना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन पहले आपका था रेडॉक्स रिएक्शन, अगले पार्ट में कौन सा रिएक्शन है, एक में बनेगा PPT फॉर्मेशन, एक में होगा एसिड बेस रिएक्शन। तो थोड़ा मोल का हेल्प ले लेंगे यहाँ पर, फिर हम अगला पार्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो आपका ये पार्ट का क्वेश्चन था, मोल्स निकाला है। अब हम आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। नाउ टू सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इसमें दिया है CO2 फेरिक आयंस और CO2, पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड NaOH। व्हाट वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो फाइंडिंग के फॉर व्हाट पर्पस वी रिक्वायर NaOH। देखिए पहला रिएक्शन हुआ इसमें फेरिक आयंस का, इट कंज्यूम OH नेगेटिव आयंस। क्या दिया आपको यहाँ पे, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो इसमें दिया है 0.04 मोल्स, दे कंज्यूम 3 into 0.04 मोल्स। एंड सेकंड पार्ट है CO2 गैस का रिएक्शन करेंगे NaOH से, वो क्या देगा Na2CO3 प्लस वाटर। इसका है 0.08 मोल्स, दे कंज्यूम हाउ मच NaOH 2 into 0.08 और इतना का 1 मोल के 1 मोल 0 सॉरी ये 0.08 था, हाँ 0.08 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट 2 into 0.08। देखिए हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ NaOH। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NaOH हमें निकालना है मोल्स ऑफ NaOH। टू फाइंड द मोल ऑफ NaOH आपको सोचना है कि कहाँ कहाँ पे आपका NaOH यूज होगा। एक आपका ये हुआ एप्लीकेशन NaOH का टू प्रेसिपिटेट फेरिक आयंस टू फॉर्म PPT ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये आपका रिमूव हो जाएगा फिल्ट्रेशन करने के बाद। फिर अगला पार्ट है टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड कंज्यूम NaOH फॉर CO2 रिएक्शन है ना, द गैस इफ एनी इवॉल्व, उसका रिएक्शन कराएंगे। CO2 क्या होता है, एसिडिक गैस, उसका रिएक्शन होगा NaOH से, तो क्या बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट। कितना मोल्स 0.08 मोल्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब इतना करने के बाद फिर देखिए और क्या पॉसिबिलिटी है, लिखा है NaOH is excess, so some NaOH may be even left over unreacted
टू फाइंड द NaOH अनरिएक्टेड आपको लिखा है टाइट्रेशन वाला पॉइंट आफ्टर रिएक्शन फॉर व्हाट पर्पस दे कंज्यूम HCl दिस मच ml। डबल टाइट्रेशन क्या था? इन प्रेजेंस ऑफ फिनोल्फथैलीन। इन प्रेजेंस ऑफ फिनोल्फथैलीन तो क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये आपको पॉइंट और देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबल है कि सम NaOH may be left over unreacted, कंडीशनल है, मे बी और मे नॉट बी। कितना दिया इसका मोलरिटी? 0.6 एंड फिर तो आपको ऑलरेडी नॉर्मेलिटी दिया है, वॉल्यूम 200 ml। ये हम आते इसका x मोल्स रह गया, इसका 1/2 कितना मोल्स है? 0.08 इनटू इफेक्टर कितना इसका 2 है, तो 2 कैंसिल आउट। व्हाट इज x ऑन सॉल्विंग कमिंग? ये होगा 0.12 माइनस 0.08 कितना आएगा? 0.04। इतना मोल्स क्या है NaOH का? लेफ्ट अनरिएक्टेड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है पॉइंट है कि हमने क्या किया था इसमें? एडिंग NaOH एक्सेस। किस आपका पर्पल में कंज्यूम हुआ NaOH? फॉर फेरिक आयंस, फॉर CO2 गैस एंड सम NaOH कैन स्टिल बी अनरिएक्टेड। तो ये आपका NaOH था अनरिएक्टेड, तो टोटल मोल्स कितना रिक्वायर्ड होगा NaOH के? टोटल मोल्स कितना होगा NaOH का? (0.12 moles plus 2 into 0.08 that is 0.16 plus 0.04। ये किसमें कंज्यूम होगा? This much of NaOH is consumed for ferric ions। ये हुआ for CO2 गैस। ये किसके लिए होगा? It is left over unreacted। निकालते कैसे मोल्स हैं? मोलरिटी टू वॉल्यूम। कितना मोलरिटी इसका है? m मोलरिटी दिया है 2.8। वॉल्यूम आपको निकालना है, ये कितना हो जाएगा? 0.12 प्लस 0.16 0.28 0.32 हो गया मोल्स। तो वॉल्यूम कितना पाएगा? 0.32 by 2.8। ये वो लीटर्स में। इफ यू टेक इन ml into 1000 कर दीजिए। ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट योर आंसर शुड बी कमिंग 114.28 milliliter become your answer। 114.28 ml is your final answer। समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन है। अब लास्ट पार्ट को एक बार और देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। पूछा है फॉर व्हाट पर्पस वी रिक्वायर, पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NaOH जिसका मोलरिटी दिया है 2.8। तो आपको सोचना पड़ेगा कि फॉर व्हाट पर्पस वी विल रिक्वायर NaOH सॉल्यूशन। क्या क्या पर्पस है? एक तो फेरिक आयन बनेंगे आफ्टर ऑक्सीडेशन, लिखा है क्वेश्चन में रिमूवल ऑफ फेरिक आयंस। तो 1 मोल में रिक्वायर्ड 3 मोल्स, यहाँ पे है 0.04 मोल्स कंज्यूम 3 टाइम्स 0.12 मोल्स। सेकंड पार्ट फॉर रिएक्शन ऑफ गैस इफ एनी इवॉल्व, वो कितना है? 1 मोल में 2 मोल चाहिए, 2 into 0.08 मोल्स, इतना मोल्स। फिर अगला पार्ट है, ये पॉसिबल है कि सम NaOH कैन बी अनरिएक्टेड, तो वो हम मान लेते हैं x मोल्स। हम कैसे निकालेंगे कितना NaOH अनरिएक्टेड रह गया? आपको इसमें पार्ट दिया है इन डबल टाइट्रेशन। क्या लिखा है डबल टाइट्रेशन में क्वेश्चन में कि यूजिंग इंडिकेटर फिनोल्फथैलीन इट रिक्वायर्ड 200 ml ऑफ 0.6 नॉर्मल HCl। आपको याद होगा डबल टाइट्रेशन इक्वेशंस क्या था? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ये NaOH आपको लिखा नहीं क्वेश्चन में, आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि ये बचा होगा कि नहीं बचा होगा। whichever NaOH is unreacted will consume acid प्लस ये तो बन गया श्योर है सोडियम कार्बोनेट हाफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो x मोल्स आपके अनरिएक्टेड थे,
ये कंज्यूम होगा CO2 के लिए और ये कंज्यूम होगा इसके लिए फेरिक आयंस के लिए, ठीक है ना। तो ये हाफ ग्राम रखने से निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर वैल्यू 2 and 2 कैंसिल आउट 0.08 आ गया, एंड देन हमारा x का भी कितना आएगा सॉल्व करने पर 0.04। On solving you can see exactly calculation wise your answer coming 114.28 milliliter and that is your answer. I hope it is clear. क्वेश्चन अगर बड़ा है तो डरो मत, थोड़ा सोचिए इसमें क्या क्या पार्ट दिया इंफॉर्मेशन में। आप ये पार्ट सोचना शुरू कर देंगे तो आपके लिए IIT क्वेश्चंस हो, मेडिकल क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम क्वेश्चंस हो, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन नॉर्मली कैन बी गिवन इन JEE advanced type questions. Okay. Hello students, today we'll discuss one topic, degree of hardness, in which you get sometime questions in examinations. About this term degree of hardness, meaning of hard water, how to make water soft from hard, we will discuss in details in chapter hydrogen and its compounds. Then the compounds we have water plus hydrogen peroxide, hydrides, etc. But for time being, because we get some questions, especially for JEE Advanced, regarding the degree of hardness using titrations information. So I will just explain some brief ideas in theory portion required for this questions based on degree of hardness. So first we just take a meaning of hard water. What is hard water? Can you explain what the hard water means? लिख लीजिए इसको, लिखना है definition. A sample of water, write down. A sample of water is said to be hard. A sample of water is said to be hard if it is not able to if it does not give enough lather, if it does not give enough lather with soap solutions, if it does not give enough lather with soap solutions, ठीक है। तो that sample of water is said to be hard. Why the sample of water is hard in such case? The reason for hardness that they contain dissolved salts of calcium plus 2 ions and magnesium plus 2 ions. So you have two types of hardness. One is called as temporary hardness. It is due to dissolved bicarbonates of calcium plus 2 and magnesium plus 2 ions. When sample of water, hard water contains bicarbonates of calcium and magnesium ions, then it is said to be due to temporary hardness. Then second taken परमानेंट हार्डनेस। इसका मीनिंग क्या होता है, क्यों होता है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2 एंड मैग्नीशियम प्लस 2 आयंस। वाटर हैव टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस. One is called temporary hardness due to presence of bicarbonates of calcium and magnesium plus 2 ions. One is called permanent hardness due to sulfates and chlorides of calcium plus 2 and magnesium plus 2 ions. Okay. Now how it is linked with the leather formation with soap solutions? Soaps can form leather because of aggregation of ions. देखिए सोप्स क्या होते हैं, इसका ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को. सोप्स, लेट अस कम ऑन सोप्स. सोप्स कैन बी टेकन सोडियम सॉल्ट्स of higher fatty acids. We take sodium salt like RCOONA, one common salt taken, soap taken. When they dissolve in solution, they form carboxylate ions plus sodium plus 2 ions. In this case, what is R? R is called long hydrocarbon chain. It is long hydrocarbon chain. Like we can take
Common soap example taken C17H35COONA. When it dissolves, it gives C17H35CO negative plus sodium plus 2 sodium plus ions. Soap is called sodium stearate. Ion is called stearate ion plus sodium ions. Now the soaps, they have two components. If I write this carbon chain, they have carbon chain. How to write? CH3, CH2, CH2, CH2. Write 17 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Then give how many carbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C17H35, no double bond is there, and it is COO minus part. So in the soap there are two components. One taken is COO, it is COO negative part, COO minus part, and the second part taken what here? Second part is taken hydrocarbon tail. Second part is called hydrocarbon tail, and it is called as hydrocarbon tail. It is hydrophobic, और ये कार्बोक्सिलेट आयन, it is hydrophilic head. It is hydrophilic head. तो आपका सोप में क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, आयंस, अनायंस एंड कैटायंस. इन अनायन देयर टू कंपोनेंट्स. Anions have two components. One is taken hydrocarbon tail, which is hydrophobic. What is hydrophobic? Hydro means water, phobic means phobia, repellent. So it is water repelling group. Hydrophobic tail, इसका मीनिंग क्या होता है? Hydrophobic, water repellent. ठीक है ना? Water repellent. Hydrophilic means they have affinity for water. COO negative part will dissolve in water. COO minus part will dissolve in water because of interaction with water molecules. Hydrogen bonding can take place. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है आपको पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में. फिलहाल थोड़ा इंटरेक्शन के लिए जस्ट बेसिक आइडिया के लिए आप थोड़ा सोचिए इसको है. COO माइनस में क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी. COO negative part is water soluble, so called hydrophilic, have affinity for water. और ये tail क्या है? Hydrophobic, water repellent. Actually when we dissolve the soap in water, what they form? They form micelles. कैसे बनते हैं? This hydrophobic tail will develop in them van der Waals attractive forces, and hydrophilic head will come to surface, interacting with the water molecules, so they can form micelles. If I write common structures for micelles, it is ions aggregation. This is carboxylate ion. They have spherical arrangement. It is called as micelles. They consisting of about 100 or more carboxylate ions, RCOO negative ions. So ions aggregation. We cannot more. Actually, I'm just writing some for your clarity. ये आपको क्या दिया है? Hydrophilic head interacting with the water molecules. Hydrophobic tails will develop in them. Van der Waals interaction forces, though they come to surface and they come to center, they are having in them interaction force, which is called as Van der Waals interaction forces. आपको कुछ टर्म्स नहीं आएंगे, डोंट वरी. ये आपके सारे टर्म्स आपको रिपीट होंगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में. जब आगे हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर्स को है, तो इनमें जो इंटरेक्शन होते हैं उससे क्या होता है? दे एक्वायर स्फेरिकल शेप. दिस micelles acquire spherical shape. Because of this micelles formation, sample of soaps when dissolved in water, they will form leather.
रीजन क्या है लेदर फॉर्मेशन का? When we dissolve the soap in water, they form micelles, ions aggregation together, and that which causing the formation of leather by the sample of soap in water. Now, what we told, if we take sample is hard water, they are unable to form enough leather. ऐसा क्यों होता है? They are not able to form enough leather. It is because calcium plus 2 or Mg+2 ions they will combine with this ions. एक्चुअली इसमें R क्या है? आप ऐसे सोच सकते हैं, ये ग्रुप आपका R हो जाता है, R को बोलते हैं alkyl group. R is called alkyl group. It have long hydrocarbon chain. Alkyl group have large number of carbon atoms like 16, 17 and more carbon sometimes in the carbon chain. So this is alkyl group. I write in this way here. So what happens? The soaps which will give this carboxylate ions, which will cause the micelles formation or which will form the leather, they will combine with the calcium or magnesium plus 2 ions to form insoluble salts. They will form insoluble salts. समझ आ रहा है वाला पॉइंट है? When they form insoluble salt, such a sample of water is not able to give enough leather with soap solutions. So such sample is called as hard water. कैसे वो आपको दिखाता हूँ रिएक्शन. देखिए इसमें रिएक्शन क्या होता है? If I write this part, RCOO negative ions will combine with M+2 ions. M+2 क्या आपका हो सकता है? Magnesium plus 2 ions और Calcium plus 2 ions. तो क्या बनेगा इसमें? RCOO minus whole twice M. ये क्या होते हैं? Insoluble salts. They are insoluble salts. So because of this calcium or magnesium plus 2 ions, soluble salts in the form of bicarbonates, sulfates or chlorides. Ions are there, they will combine with the carboxylate ions, part of the salt, and form insoluble salt. So such a sample of water is not able to give enough leather with the soap solutions. Not able to give enough leather with the soap solutions. Okay? So if you take, we get questions on calculation of degree of hardness or removal of hardness. Before we take calculations on degree of hardness based questions, we will take some methods on which we get questions in titrations. Then we will discuss those degree of hardness. Some methods we will discuss first here. If you take methods of removal of hardness. Removal of hardness. We will take some methods right now here. Some methods more we will take in chapter hydrogen and its compounds in later on chapter coming. Right now first we take removal of temporary hardness. How it is removed? It can be removed by boiling the sample of hard water. When we take temporary hardness, it can be removed by simply boiling the water. देखिए आपका जब हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ हार्डनेस, इसका मीनिंग क्या होता है? हमारा एम होता है कि हम वाटर से कैल्शियम प्लस 2 या Mg+2 आयंस को बाहर निकाल दें. बिकॉज वो क्या है, आपके मेन क्रिमिनल्स होते हैं वाटर के लिए. क्योंकि अगर वो होंगे तो क्या करते हैं, वो कंबाइन करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन से और क्या बनेंगे आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट्स. तो आपको उन आयंस को निकालना है बाय इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्मेशन और अदर टेक्निक्स और मेथड्स. तो लेट अस टेक रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस. इट इज रिमूव बाय सिंपली बॉइलिंग द वाटर. दैट द रीजन इट इज कॉल्ड टेम्परेरी. इट द रीजन के वाइड इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्डनेस बिकॉज इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग विदाउट केमिकल ट्रीटमेंट. होता क्या है, when sample is containing calcium or magnesium bicarbonates, on heating what happens in solutions? So take calcium bicarbonate, क्या देगा हीट करने पर? Calcium carbonate, insoluble salt, CO2 gas escape out, water will be left behind. Similarly, we take magnesium bicarbonate, also will be removed on boiling, forming MgCO3 plus CO2 plus H2O. That the region के why this hardness is called temporary.
because it can be removed physically on boiling water. ये क्या होते हैं? insoluble salt, वाटर में नहीं रहेंगे, सेपरेट हो जाएंगे वाटर से, CO2 गैस एस्केप होगा, आपका बाहर निकल जाएगा. So this hardness is removed by boiling, first approach. Second can be taken by addition of quicklime. Addition of quicklime called calcium oxide. Means carefully calculated amount we should add by addition of quicklime. But how much quicklime? We should calculate quick hardness and then should add this quicklime carefully after calculations कितना required है. इसमें क्या होता है? dissolve quicklime in water, क्या बनेगा इसमें? lime water, calcium hydroxide. फिर इसका रोल क्या होता है? ये सॉल्ट में एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, they can combine with calcium hydroxide. तो क्या बनेगा अपने यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट plus CO2, CaCO3, they will form plus 2H2O. If it is magnesium bicarbonate plus quicklime calcium hydroxide, क्या बनेगा इसमें? MgCO3 insoluble salt, CaCO3 insoluble salt plus 2H2O. Okay, तो इसमें क्या होता है कि we should add quicklime after calculation, or we should add quicklime calculated amount only, not more, not less. Because if it is excess, if it is limiting reagent, so if it is excess, whatever remaining calcium plus 2 ions, they will cause hardness. If you add less amount, तो some amount remain unreacted will cause hardness. तो इसमें होता क्या है? We convert them to insoluble salts and this can remove the temporary hardness. Okay? We take next approach, removal by addition of washing soda. Washing soda क्या होता है? Sodium carbonate hydrated. It is hydrated sodium carbonate, Na2CO3 dot 10H2O. So क्या है इसमें ऐड करने पर? This can remove both temporary hardness and also permanent hardness. It can remove both temporary hardness and permanent hardness. कैसे? On addition of this washing soda क्या होगा इसमें? Suppose solution of calcium plus 2 ions और magnesium plus 2 ions, कुछ भी आपके यहाँ 2 ions, as either bicarbonates or sulfate or chloride in any form, they all will form precipitate with sodium carbonate. They form insoluble salt and separate out. Sodium ions will go in solution. Same here, Na2CO3 form MgCO3 plus sodium ions. Sodium ions will go in solution, will not affect hardness. Means they will make water soft. हमारा aim क्या होता है? When we take removal of hardness, our aim is to remove the calcium or magnesium plus 2 ions. Our main aim is to remove the calcium plus 2 ions or magnesium plus 2 ions. Okay, so this can remove permanent hardness and also it can remove temporary hardness. Both it can remove because calcium or magnesium soluble salt convert to insoluble salts, carbonates on addition of sodium carbonate. Okay, I hope it is clear. Then to remove permanent hardness, you can take removal of permanent hardness. It can be done by already given method, addition of
washing soda, already explained. Second, we can take passing water through zeolites, or we can take permuted process, or we can take Calvin process. Calvin process, इसको आपको डिटेल्स मिलेंगे इन चैप्टर हाइड्रोजन कंपाउंड्स। फिलहाल आपको एक होता है इसमें, नेक्स्ट हम लेंगे इसमें यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजेंस। आयन एक्सचेंज रेजेंस, आयन एक्सचेंज रेजेंस, इसके बारे में कुछ समझाऊंगा डिटेल में, बिकॉज ऑन दिस पॉइंट क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन योर IIT एडवांस और कैन बी रिक्वायर्ड टू बी डन इन JEE एडवांस। तो फॉर JEE एडवांस स्पेशली we will explain this ion exchange method or ion exchange reagents. Using ion exchange reagents, how we remove hardness of the water. Okay, say to removal of hardness using ion exchange reagents, what happens? A sample of water, देखिए इसमें आपका होगा using ion exchange reagents, they can remove both cations and anions. Cations like calcium plus 2 or magnesium plus 2 ions, and anions. It depends if you are passing them through which kind of reagent. So if you take here water when passed through, let us say we are passing water through cation exchange reagents. I am drawing a simple diagram. आपका diagram ऐसा होता है कि we pass the water through first cation exchange reagent, then through anion exchange reagent, then the water coming out. आपका diagram ऐसा होता है, this reagent is taken here, bed of reagents is taken, water will be entering from outside. यहाँ पे हमको उसमें anion exchange reagents. तो I'm trying to explain in simple diagram. Suppose it can be taken cation exchange reagent. I'm writing first here. आपका water है. It contain calcium plus 2, magnesium plus 2, Cl negative ions and sulfate ions. All are there. Suppose this water sample is passed through cation exchange reagent. I am drawing one simple diagram for your clarification only. Diagram से होता नहीं है, समझिए ऐसे कि we are passing water through cation exchange reagent. आपको लेयर होता है, बहुत से लेयर होते हैं इसमें. Through layer we are passing filtration type process. On treating water with the cation exchange reagent, they have cation exchange reagents. What they contain? They contain acidic functional group. They contain like structure wise RCOOH और RSO3H. R क्या होगा दोनों केस में? Long hydrocarbon chain. It is long hydrocarbon chain. Means to make it water insoluble. इसका रोल क्या होता है? It make these reagents or substances water insoluble. Okay. So when the water is passed here, what happen? They exchange calcium plus 2 or magnesium plus 2 ions are taken out, and exchange hydrogen plus ions are going in. On treating water with the cation exchange reagents, we can call them cation ion exchange reagents. They exchange cations. Cations क्या है वाटर के अंदर? Calcium plus 2 and magnesium plus 2 ions. They are exchanged for which cation from reagents? Hydrogen plus ions. ये भी cations है, H plus ions. तो they exchange cations. कौन से cations? Calcium plus 2 और Mg plus 2 taken out, hydrogen ions coming in. So what happened? The water sample coming out from this reagent, this water now contains क्या क्या इसमें रहेगा? Calcium plus 2 चला गया, Mg plus 2 चला गया, क्या बचेगा? हाइड्रोजन प्लस आयन सबके अंदर आ गए,
Cl negative and sulfate ions. They contain Cl negative ions and sulfate ions. अब क्या हुआ वाटर यहाँ पर, this water become acidic. This water become acidic. कैसे? इसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन प्लस आयंस. They make sample of water acidic nature. आप सोचो ना, when we dissolve HCl in solution क्या देता है? H plus ions and Cl minus. और on dissolving sulfuric acid क्या देगा solution में? Sulfate ions and hydrogen plus ions. तो on treating water with the cation exchange reagents, it become acidic in nature. It become acidic in nature. Sometimes they give question कि solution of pH this much, या find the pH. If they give hardness, or if pH is given to you, कि after treating water sample with the cation exchange reagent, pH become let's say 3/4, means acidic होगा, below 7 रहेगा. Then find the degree of hardness. तो आपका एम क्या होना चाहिए इसमें? इसको लिंक करना आपको है एच आयंस को कैल्शियम और मैग्नीशियम प्लस 2 आयन से, उनके अमाउंट से. अब ये हमारा था पहला वाला केस. इट वाज टेकन cation exchange reagent फिल्ट्रेशन आपका होता है एक तरह से, उसमें वाटर को पास किया, दैट वाटर बिकम एसिडिक. दैट वाटर बिकम एसिडिक. अभी क्या होता है, वी हैव टू रिमूव अनायंस. तो नाउ दिस वाटर इज पास थ्रू anion exchange reagents. This can be taken anion exchange reagents. Anion exchange reagents. ये आपका बस this can be taken anion exchange reagents. इसमें क्या होता है, they contain again R NH3 plus OH type group. R is again long hydrocarbon chain. R is long hydrocarbon chain. फंक्शन सेम है दोनों का, R का बड़ा करने का, कि this compound become water insoluble. अब क्या होता है, this water is passed through anion exchange reagents. They exchange anions. कौन से anions? Cl negative ion, sulfate ions. Exchange for which ion coming in? OH negative ions. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कि they exchange Cl negative ions, sulfate ions going out, OH negative ions coming in. These OH negative ions will combine with the hydrogen plus ions and they will produce more water. So what happens, we get only water, neutral, free from cations and anions. Free from cations and anions. On this concept, you get questions in titration base, in your double titration, means in your stoichiometry, especially for JEE Advanced. Basic information, theoretical information is required for all the exams, but titration based question आपको समझाऊंगा how which kind of questions have been asked previously or can be given regarding this topic, degree of hardness or hardness of water, or on hardness of water. Okay, इसको लिख लो, पूरा लिख लिया, समझ आया ना? इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिए, इसमें sometimes they give question कि they treat water first with the anion exchange reagent. क्वेश्चन है कि सैंपल ऑफ हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद द anion exchange reagents. तब क्या हुआ पहले केस में, if it exchange active anion first, then solution contain calcium plus 2 or Mg plus 2 will remain there. When solution or water contain calcium plus 2, magnesium plus 2 and OH negative ions, then क्या होगा, water become basic. समझ आ रही है? हमने पहले क्या किया, वाटर को पास किया थ्रू cation exchange reagents, तो क्या आपका वाटर हो जाएगा एसिडिक. क्यों? HN अंदर आएंगे, कैल्शियम प्लस 2 Mg प्लस 2 बाहर जाएगा इसमें से, तो वाटर में क्या होगा, फ्री हाइड्रोजन आयंस. वो क्या करेंगे, दे विल मेक वाटर सैंपल एसिडिक. अगर हमने उल्टा कर दिया कि वी ट्रीट वाटर फर्स्ट ओनली विद द anion exchange reagent for setting questions, in that case what will happen, in that case we'll say water coming out will be basic because it contain OH negative ions
कैल्शियम +2 रहेगा, Mg +2 रहेगा, और क्या होगा सामने OH नेगेटिव आयंस. Those free OH negative ions will make water basic. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन में क्या मीनिंग हुआ, कैसे आपका चेंज होंगे आयंस, किसमें थ्रू क्या चेंज होना चाहिए. ध्यान रखिए, कैटायन एक्सचेंज रीजन कंटेन एसिडिक फंक्शनल ग्रुप COOH और SO3H group. They exchange cation, calcium or magnesium +2 ions with H+ ions. And anion exchange reagent contain basic functional group. We write common presentation done this way: R NH3 plus OH minus. They exchange negative ions, anions for sulfate ions or Cl negative ions. Okay, that is how the removal done of negative ions and positive ions both. This water obtained is of high quality. You can take pure water, distilled water, you can say, free from anions and cations both. Okay, so it is the first information given to you regarding this meaning of hardness, removal of hardness. Okay, now we take questions on hardness. Okay, so let us take the now topic here, degree of hardness. Let us take the topic degree of hardness. First write definition of degree of hardness. Write down definition. देखिए, it is the number of parts of calcium carbonate, number of parts of calcium carbonates or equivalent to various calcium and magnesium salts, present in 10 to power 6 parts of water, present in 10 to power 6 parts of water by mass. देखिए होता क्या है क्वेश्चन में, I written the term calcium carbonates because you get question most commonly to find the degree of hardness in terms of calcium carbonate, ppm, in terms of ppm of calcium carbonate. Because in hardness it is not like that कि water contain lot of salt, they contain very small amount. A sample of hard water contain very small amount of the different dissolved salts of calcium or magnesium. We told right now, salt of calcium like calcium sulfate, calcium chloride and calcium bicarbonate, or all the same salt of magnesium like magnesium chloride, magnesium sulfate and magnesium bicarbonate. Salts all can be there. So when they ask question, they generally ask question find the degree of hardness. If they mention nothing, then we take calculation in terms of calcium carbonate. We find the degree of hardness. Remember, we find the degree of hardness in terms of calcium carbonate if nothing is given to us. But if they give, we find the hardness, a degree of hardness in terms of salt MgCl2 or MgSO4 or other salt, then it is fine. If in the question nothing is mentioned, only they ask find the degree of hardness, then we find the degree of hardness in terms of calcium carbonate. इसको थोड़ा ध्यान से इस पॉइंट को है, ठीक है. नाउ रिलेशन क्या होता है, लेट अस टेक सम रिलेशंस. देखिए एक होता है आपका व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्ट्स पर मिलियन. ppm का मीनिंग क्या होता है, इट द वेट of solute in grams present in 10 to power 6 gram of solution. Actually they give question कि volume of water given 1 liters or 100 ml 20 ml type data suppose given, then they ask to find the parts per million strength. तो आपका एम क्या होगा, आपको निकालना है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट वॉट एवर रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ इन दिस मच अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज वाटर हियर इन दिस केस.
So what the relation if I write here, देखिए सिंपल चीज है, you can take 1 milligram per liter will be taken same as hardness in parts per million, it is same as parts per million. कैसे लिखे, if I take 1 लीटर, इसका मीनिंग क्या है, 1 लीटर और 10 to power 3 milliliters, or I can add 10 to power 3 grams in water for solutes are very low concentrations. So for water we can take practically density same 1 gram per milliliter, or 10 to power 3 ml can be taken same as 10 to power 3 gram of water. It contains how much solute? Contains 1 milligram solute, or I can add here 10 to power minus 3 gram. So if I write here 1 gram water will have how much solute? 10 to power minus 3 divided by 10 to power 3. So if I take 10 to power 6 gram, water will have how much solute? Means it is salt or solute. तो कितना आएगा? 10 to power minus 3 into 10 to power 6 divided by 10 to power 3. That will become how much? Equal to 1 ppm. Meaning what? If I add 1 milligram per liter is same as 1 ppm. 1 milligram per liter will be same as 1 ppm. So whenever they ask question to find the degree of hardness, it is one shortcut method. आप क्या करेंगे उसमें, आप निकालेंगे कि 1 लीटर सोल्यूशन में या 1 लीटर वाटर सैंपल में कितना मिलीग्राम सॉल्ट दिया हुआ है. सॉल्ट मीन्स आपको जो भी सॉल्ट पूछे क्वेश्चन में, सॉल्ट का मीनिंग क्या, जो भी सॉल्ट पूछते हैं क्वेश्चन में उसका कितना अमाउंट दिया है, आप उस अमाउंट को निकालेंगे कि 1 लीटर में कितना मिलीग्राम से, वो बराबर होगा इक्वल टू होगा 1 पार्ट्स पर मिलियन के. अब निकालते कैसे अमाउंट मिलीग्राम पर लीटर में, हाउ टू फाइंड द अमाउंट इन मिलीग्राम पर लीटर. देखिए 1 milligram per liter can be taken in calculation simple way. Milligram per liter same as parts per million can be taken how much? It is number of milli equivalent in 1 liter into equivalent weight. Number of milli equivalents या gram number of milli equivalents in 1 liter into equivalent weight. So it is a simple approach of doing questions. If they ask to find the degree of hardness in parts per million, तो हम क्या करेंगे? We find the amount in milligram per liter. How to find the amount in milligram per liter? You find the milli equivalent in 1 liter into equivalent weight. जिसका भी सॉल्ट का निकालना है, कुछ नहीं लिखा है तो क्या लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट. फॉर कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा? इक्विवेलेंट वेट मोलर वेट बाय 2. इसमें कितना वैलेंसी है? कैटायनिक चार्ज कितना है? +2. व्हाट इज एनायनिक चार्ज? -2. तो फॉर कैल्शियम कार्बोनेट वी विल टेक इक्विवेलेंट वेट 50. इफ दे आस्क क्वेश्चन टू फाइंड डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड नथिंग इज मेंशन्ड, then what we will do? We will find the amount of calcium carbonate in milligram in 1 liter, that is same as parts per million. Okay, so there is one shortcut approach in solving questions कि आपको बार बार उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा. आप सिंपली निकाल लेंगे अमाउंट मिलीग्राम इन 1 लीटर, और वो भी निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना है मिली इक्विवेलेंट इन 1 लीटर into equivalent weight, that is the milligram per liter. That is milligram per liter. So milligram per liter will be same as 1 parts per million. Okay, so it is information, quite useful information to you. You can use in solving questions of this degree of hardness base. So now we will take some question practice on this topic.
degree of hardness. Okay, some basic questions can be given to you in your NEET or JEE Mains or AIMS, but with advanced questions can be given to you where in JEE Advanced, means titration base. I'll explain to you, I'll tell also which question can help, which you can use for your NEET or JEE Main, and which questions for specially JEE Advanced. Okay, write down first question. Let us say some elementary questions first. Write down. Okay. Give find the degree of hardness. Find the degree of hardness of a sample of hard water. Find the degree of hardness of a sample of hard water. 1 liter of which contains 1 milligram of CaCl2, 1 milligram of CaCl2 and 1 milligram of magnesium chloride MgCl2. 1 milligram of CaCl2 and 1 milligram of MgCl2. आपको निकालना इसमें क्या है? फाइंड टोटल हार्डनेस. फाइंड टोटल हार्डनेस in ppm of calcium carbonate. Find total hardness in parts per million of calcium carbonate. Okay, you try this question first yourself. Then the solution. Now to solve this question or this kind of question, आपको देखना क्या है इसमें information. आपको दिया है 1 मिलीग्राम ऑफ CaCl2, 1 मिलीग्राम ऑफ MgCl2 in 1 liter of water. और आपको निकालना क्या है? हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो आप क्या करते हैं इस क्वेश्चंस में? आप निकालेंगे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर सेम अमाउंट या सेम मोल्स ऑफ MgCl2 और CaCl2. For same moles, like if I write here that what is molar weight of magnesium CaCl2? CaCl2 has molar weight 111 gram. It is equivalent to how much calcium carbonate? Is equivalent to 100 gram of calcium carbonate. कैसे? इसका मोलर वेट है 111, इसका मोलर वेट है 100. एक मोल अगर लेंगे इसका तो इसका वेट होगा 100 ग्राम, इसका लेंगे एक मोल तो वेट है इसका 111 ग्राम. अब आपको कन्वर्ट करना है इसके मास को इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कितना दिया है? 1 मिलीग्राम. दैट मींस 1 मिलीग्राम ऑफ CaCl2 will be equivalent to how much of CaCO3? 100 by 111 grams या milligrams of CaCO3. एक मोल के लिए इतना आएगा. तो for 1 milligram 100 by 111 milligram of CaCO3. Similarly, if I write here MgCl2, 1 milligram of MgCl2 is equivalent to how much milligram of calcium carbonate? Not 1 milligram. What is molar weight of MgCl2? 71 plus 24, 95. 95 gram of MgCl2 is equivalent to 100 gram of calcium carbonate. Then 1 milligram of MgCl2 will be equivalent to how many milligram of calcium carbonate? 100 by 95 milligram of CaCO3. ये दिया है कितने में? ये आपको अमाउंट दिया हुआ है in 1 liter of hard water. ये आपको अमाउंट दिया है in 1 liter of hard water. Try to understand. समझ आ रहा है मेरा? अगर एक मोल लेंगे CaCl2, इसका वेट होता है 111 ग्राम, तो एक मोल CaCO3 में कितना वेट आना चाहिए? इक्वल टू 100 ग्राम. यहाँ पे लिखा है
CaCl2 को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ CaCO3, CaCl2 को कन्वर्ट करना है फॉर CaCO3, तो फॉर 1 मिलीग्राम इतना मिलीग्राम आना चाहिए CaCO3 का। ऐसे ही 95 ग्राम ऑफ MgCl2, इसका मोलर वेट होता है 95 ग्राम ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाउ मच 100/95 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पूछा है फाइंड टोटल हार्डनेस, तो व्हाट इज टोटल हार्डनेस, कितना आएगा ना, ऐड कर लेंगे 100/111 प्लस 100/95, ये क्या होगा मिलीग्राम इन 1 लीटर, और सेम एज on solving this value is coming nearly 1.95 ग्राम पर मिलीग्राम पर लीटर, और it is same as 1.95 parts per million, it is same as 1.95 parts per million, मिलीग्राम पर लीटर is same as parts per million, that is the advantage। क्या इसको निकाल लीजिए मिलीग्राम पर लीटर को, वो सेम हो जाएगा इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन के। समझ में आया एग्जांपल नहीं आया? आया, चलिए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर, फाइंड द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर containing 12 milligram of magnesium sulfate, 12 milligram of magnesium sulfate in 1 kg of water. What is molar weight of MgSO4? 24 plus 96. That become how much 120. It is molar weight of magnesium sulfate. आपको दिया है क्वेश्चन में, in the question for the element you have given molar weight or the elements atomic weight, आपको वो दिए होते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। So you try this question yourself, very simple question. Now to solve this question हम क्या लिखते हैं, again we equate 120, देखिए आपको निकालना है हार्डनेस, टर्म्स कुछ मेंशन नहीं किया है, whenever nothing is mentioned we find the degree of hardness in terms of calcium carbonate for same moles of MgSO4 we find the same weight of CaCO3, तो आपका दिया है 1 mole means of magnesium sulfate, that is 120 gram of MgSO4 is equivalent to 100 gram of CaCO3, तो फिर सेकंड 1 मिलीग्राम, या आपको दिया 12 मिलीग्राम is equivalent to how much CaCO3 by 10, तो by 10 कर दो 10 मिलीग्राम of CaCO3 present in how much amount of water, in 1 kg water, milligram in 1 kg or 1 liter is same, it is how much 10 ppm। हो गया आपका आंसर, बहुत सिंपल है कि आपको निकालना होता है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच करस्पॉन्ड टू सेम मोल्स ऑफ अदर सॉल्ट्स। जैसे यहाँ पर दिया है सॉल्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, इसके 1 मोल का मास होता है 120, तो इसमें कितना मास है 1 मोल का 100 ग्राम, तो अगर आपका अमाउंट है 12 मिलीग्राम, ये कितने में था 120 MgSO4 is given molar weight के अकॉर्डिंग 12 मिलीग्राम in 1 kg of water, so we will have 10 milligram of CaCO3 in 1 kg water, 12 milligram in 1 kg is same as 10 milligram CaCO3 in 1 kg is same as 10 ppm, 10 milligram of CaCO3 is same as 10 ppm of calcium carbonate। Are you clear?
Fine, that is elementary questions. This kind of question can be given to you in your all examinations, your JEE Main, NEET, AIMS, all sort of questions. Now for advanced, they can involve some extra point like titration information, calculation of hardness using titrations. Okay, आपका determination of temporary hardness, TH पे राइट हियर. देखिए आपको पता होना चाहिए कि why we have this temporary hardness due to bicarbonates, and when we have bicarbonates किसका होता है, of calcium bicarbonate और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स. सॉल्ट क्या होते हैं आपके, बेसिक. सॉल्ट किसका है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड वीक एसिड H2CO3. सो क्या होता है, दिस बाइकार्बोनेट्स विल बी रिएक्टिंग विद द एसिड्स. These are reacting with the acids. Okay, so the reacting with the acids, how to write, आप लिखिए इसका procedure, write down procedure. देखिए, a given volume of sample of hard water, is treated with strong acid like HCl or sulfuric acid, in presence of methyl orange as indicator. Okay, so in this case what reaction take place, देखिए आपको information के लिए, this topic is mainly for or only for JEE Advanced. This topic, calculation of hardness in titration based questions, is only for JEE Advanced. Anyway, let us explain. आपका salt है calcium bicarbonate or salt can be taken magnesium bicarbonates, they are reacting with HCl और with sulfuric acid, reaction सेम होते हैं. तो क्या बनेगा, CaCl2 plus H2O plus CO2. बैलेंस कर लीजिए, कितना आपका ऑक्सीजन है, 6 है, 2H2O. इट्स बैलेंस रिएक्शन. तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वी कैन टेक मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड. इफ आई राइट HCl or other acid will be same as milli equivalent of calcium bicarbonate. It can be taken what here, milli equivalent of temporary hardness. It is same as milli equivalent of calcium chloride produce, or same as you can write milli equivalent of calcium carbonate, because if in the question nothing given, we find the degree of hardness in terms of calcium carbonate. तो milli equivalent of acid consumed in this titration, आपको याद है ना, बैक टाइट्रेशन सेम है. आपको दिया बाइकार्बोनेट्स, उसका रिएक्शन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो क्या बनेगा, CaCl2 plus H2O plus CO2 in the presence of methyl orange. हमारा क्या रिएक्शन होता है, जितना अमाउंट बनेगा उतने ही एसिड के मिली इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे. ठीक है ना, और दैट इज सेम एज मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो वी कैन फाइंड हियर मिली इक्विवेलेंट ऑफ टेम्पररी हार्डनेस will be same as milli equivalent of calcium carbonate. Now when they ask temporary hardness in parts per million, ये कितना होगा, it is same as milli equivalent of temporary hardness in 1 liter into equivalent weight.
We take for which compound equivalent weight? If nothing given, we will take equivalent weight of calcium carbonate. That is how much coming here? 50. How? It is molar weight 100 by 52. 2 इसका इफेक्ट रहेगा. So if they ask calculation of temporary hardness in ppm, it is in terms of ppm in terms of calcium carbonate. If nothing given, you take calcium carbonate. You find the temporary hardness in parts per million in terms of calcium carbonate. It is milli-equivalent of temporary hardness in 1 liter into equivalent weight. किसका लगे equivalent weight? CaCO3 का. कितना इसका मोलर वेट होता है? 100. कितना इसका इन्फेक्टर है यहाँ पर? 2. यहाँ पे रिएक्शन कुछ नहीं है, आपका चार्ज नहीं डायरेक्ट इसका इन्फेक्टर वैल्यू में. That is how we can find the temporary hardness in ppm of calcium carbonate. Okay, लिख दिया इसको. So next can take determination of permanent hardness. Permanent hardness. तो इसमें कैसे करेंगे इसको? ओके, राइट डाउन लिखिए इसके बारे में. देखिए, a known volume of hard water sample. A known volume of hard water sample is first boiled to precipitate temporary hardness. Is first boiled to precipitate temporary hardness. Full stop. Then an excess volume of sodium carbonate is added to precipitate permanent hardness. Full stop. The unreacted sodium carbonate Na2CO3 sodium carbonate is back titrated with HCl or sulfuric acid. Back titrated with HCl or sulfuric acid. Full stop. From here we can find the permanent hardness. तो in this case how to solve the questions? देखिए उसमें क्या होता है, let us see theory part. पहले मैं क्या कहते 2 स्टेप लिए. आपका सैंपल हार्ड वाटर दिया हुआ है, उसमें क्या क्या है? When we add sodium carbonate, it will cause precipitation of both permanent hardness and also of temporary hardness. तो first we remove temporary hardness. कैसे? By boiling. Because हमारा aim क्या यहाँ पर है? हमारा aim है determination of permanent hardness in water sample. तो पहले हमें क्या करना है? First we remove temporary hardness. कैसे किया? Boil off करने से, boiling करने से. तो आपका 2 स्टेप में हुआ. पहले स्टेप में क्या है? First boiling of temporary hardness. क्या होगा boil करने पर? It form calcium carbonate plus H2O plus CO2. यह रिमूव हो गया. Now suppose that is removal of step 1, removal of temporary hardness. Now to remove permanent hardness, which can be because of maybe calcium sulfate or chloride. If I just explain to you, suppose we have permanent hardness due to calcium sulfate or chloride. Let it be calcium sulfate. तो क्या होगा इसमें पहले? When we add sodium carbonate, क्या देगा इसमें? Calcium carbonate insoluble plus sodium sulfate soluble. अब यहाँ पर क्या है? It is excess, so it become limiting reagent. We may have CaSO4 or CaCl2 or both.
We may have CaCl2 or magnesium salts can be there, MgCl2, MgSO4 or both. So what happens when we add Na2CO3 excess? Permanent hardness will act as limiting agent due to all dissolved salts of calcium and magnesium as sulfate and chlorides. They will act as limiting agent. पूरा पूरा क्या होगा? PPT बना देगा, बाहर हो जाएगा. And some sodium carbonate is remaining unreacted. तो हम क्या करेंगे इसमें? Applying concept of back titration. क्या था उसमें back titration में? मिली इक्विवेलेंट ऑफ परमानेंट हार्डनेस कितना होगा इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कंज्यूम, और ये कितना होगा? इट इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 टेकन माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl और सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन बैक टाइट्रेशन. Used in back titration. Used in back titration. ये क्या आपका है? It is milli equivalent of permanent hardness. आप निकाल पाएंगे. First आपका temporary hardness on boiling it is removed. Then to remove permanent hardness हम क्या करेंगे? पहले इसको हम ऐड करेंगे एक्सेस में. It is excess, so whatever amount unreacted will be reacting with HCl or sulfuric acid, and that is same as amount of Na2CO3 unreacted. Taken minus unreacted is milli equivalent of permanent hardness. Then how to find permanent hardness in parts per million? In parts per million, in terms of कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा? ये परमानेंट हार्डनेस इन ppm इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इट कैन बी टेकन मिली इक्विवेलेंट ऑफ परमानेंट हार्डनेस इन 1 लीटर. ये आपको 1 लीटर निकालना पड़ेगा कि आपको सपोज वाटर देते हैं इनिशियली 100 ml, तो उसमें इतना है, देन इन 1 लीटर कितना आएगा? आप करो उसमें 10 टाइम्स करना पड़ेगा आपको उसमें. मीनिंग क्या है कि आपको निकालना है मिली इक्विवेलेंट ऑफ परमानेंट हार्डनेस इन 1 लीटर इनटू इक्विवेलेंट वेट. नथिंग गिवन, वी टेक इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना लेंगे? सेम 100 by 250. इट इज फॉर कैल्शियम कार्बोनेट. इट इज कॉमन रूल ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ hardness in terms of calcium carbonate. We will take equivalent weight of calcium carbonate. In the question they normally mention this. They normally mention this. कि find the degree of hardness in terms of parts per million of calcium carbonate. If nothing given, आपको निकालना पड़ेगा इसके टर्म्स में. They may also give in terms of अदर सॉल्ट्स, तो उसका लेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट, जिसका सपोज दे आस्क इन टर्म्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट और CaCl2, जिसका भी निकालना है आप उसका लेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट. आई होप इट इज क्लियर दैट द अप्रोच फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस यूजिंग दिस बैक टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन कॉन्सेप्ट्स. तो ये आपका थ्योरीज में होता है. इसमें क्वेश्चन खाली आपके इंपॉर्टेंट है, खाली चाहिए एडवांस के लिए. मेंस वाला में क्वेश्चन नहीं आता है, ना मेडिकल में क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, बट फॉर एडवांस इट इज रिक्वायर्ड. ओके, अभी क्या है काफी टाइम से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको जो एडवांस में, बट ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं एग्जाम के अंदर फ्यूचर में. पैटर्न में क्वेश्चन आपका चेंज हो रहा है, हर साल पैटर्न चेंज हो रहा है, तो थोड़ा इसको देख लिया ढंग से. तो इसको देखने के बाद इन दिस कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस in titration based questions, write down question के in an experiment, write down in an experiment 100 ml of tap water from a stock solution
from stock solution is taken and it is titrated with 1 ml of m by 10 HCl. 1 ml of m by 10 HCl. 1 ml of m by 10 HCl solution in presence of methyl orange. m by 10 HCl in presence of methyl orange as indicator. Methyl orange as indicator. Full stop. Find out temporary hardness. Find out temporary hardness of tap water in terms of ppm of calcium carbonate. Then find out temporary hardness in terms of parts per million of calcium carbonate. Okay, already I have explained theory part to you. Now try this question using that information yourself. Okay, आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए, then we see solution. Now question is very simple. We have already discussed using this a part of your double titration type. देखिए इसमें था क्या? In calculation of temporary hardness, it is because the bicarbonates they are reacting with HCl solution. So you can write here that milli equivalent of temporary hardness कितना होगा is equal to milli equivalent of HCl consumed. Let us take in 100 ml of water. कितना होगा आपका milli equivalent HCl का molarity n factor 1 HCl के लिए तो non-reducible molarity 1 by 10 into volume 1 ml. Milli equivalent, how to find milli equivalents? Normality into volume in milliliter is milli equivalents. कैसे निकालते हैं? Normality into volume in ml is called milli equivalents. Normality दिया है HCl के लिए m by 10 for HCl, n factor value कितना होता है 1. So normality is same as molarity 1 by 10 into volume in ml 1. तो कितना आएगा आपका? Milli equivalent we have of temporary hardness in 100 ml इतना है. तो what is milli equivalent of temporary hardness in 1 liter or 1000 ml कितना आएगा? ये आपका होगा ना 1 by 10 into 1000 by 100 कितना हो जाएगा? ये 100 करने पे 1. Then what is temporary hardness? आपको पूछा है in terms of ppm of calcium carbonate. ये क्या था? milli equivalent in 1 liter. It is milli equivalent of temporary hardness in 1 liter into equivalent weight. So what is milli equivalent of temporary hardness in 1 liter? 1. What is equivalent weight of calcium carbonate? 100 by 2, 50. So answer will be 50 ppm. In this question our answer will be how much? 50 ppm. Question becomes very simple if you apply equivalent concept in this calculation of degree of hardness. क्या पूछा है? Calculate the temporary hardness in terms of ppm of calcium carbonate. इसका फॉर्मूला क्या होता है? You find milli equivalent of temporary hardness in 1 liter into equivalent weight. किसका लेंगे equivalent weight? जिसके टर्म्स में पूछा है आपसे पूछा है find the temporary hardness in terms of ppm of calcium carbonate. आप निकाल पाएंगे इसे. I hope it is clear. चलिए. Okay, write next question. देखिए. Write next question. In an experiment 100 ml of
tap water, 100 ml of tap water sample is boiled and then 20 ml of 20 ml of n by 10 sodium carbonate solution, 20 ml of n by 10 sodium carbonate solution is added. 20 ml of n by 10 Na2CO3 solution is added. Full stop. The resulting solution is cooled. And insoluble material is removed by filtration. Full stop. The filtrate required 10 ml of n by 10 HCl. Filtrate required 10 ml of n by 10 HCl for complete neutralization. 10 ml of n by 10 HCl for complete neutralization. Full stop. Then find permanent hardness of water in terms of calcium carbonate. ठीक है. You try this question yourself. हो गया try. Now let us come on solution part. See, to solve this question, आपको दिया है sample का volume दिया है water का 100 ml. We are adding how much sodium carbonate? 20 ml n by 10. पहले क्या था, हमने boil किया water को. क्यों boil किया? To remove temporary hardness. वो आपका निकल जाएगा बाहर by formation of insoluble salt, carbonate, and CO2 gas escapes out. Then whatever is remaining permanent hardness, in that to precipitate we are adding sodium carbonate, reduced to the excess. Whatever is unreacted will consume HCl. Whatever is unreacted is used by HCl solution or neutralize the HCl solution. So to solve this question we can take we find in this case permanent hardness in 100 ml of stock solution. ये क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट टेकन माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इन बैक टाइट्रेशन. कितना लिया हमने नॉर्मलिटीज का 1/10, वॉल्यूम दिया 20 ml माइनस नॉर्मलिटीज का 1/10, वॉल्यूम 10 ml. कितना है सॉल्व करने पे? 2 - 1 is 1. 2 - 1 is 1. So we will have permanent hardness in how much? 100 ml is 1. So what is permanent hardness in 1 liter or 1000 milliliter? कितना आएगा आपका? 10 हो गया. 10 times, तो 10 टाइम आपका आ गया. Then what is permanent hardness in terms of calcium carbonate in 1 liter? Sorry, it is how much? 10 into equivalent weight कितना है CaCO3 का? 550. Same as molar weight by 2 previous case. It is 500 parts per million. So it is a question basically involving back titration concept. This involves back titration concept. Okay. So using this back titration concept, we can solve such questions.